नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ने वाले हैं और इसके अति महत्वपूर्ण 91 प्रश्न देखने वाले हैं। ये पार्ट फर्स्ट रहेगा, जिसके अंतर्गत 91 जो प्रश्न हम देखने वाले हैं वो कालीबंगा, नगरी, बागोर, रेड सभ्यता, आहार सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता से संबंधित रहेंगे। और जो पार्ट सेकंड होगा उसमें जो बाकी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके विषय में प्रश्नोत्तर होंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं पूरी वीडियो तो अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ इसमें व्याख्या जो है की जाएगी हर प्रश्न की। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट की तैयारी से संबंधित वीडियोस देखने के लिए उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो आप देख सकते हैं। चाहे आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं, राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ना चाहते हैं या NCERT पढ़ना चाहते हैं, भूगोल पढ़ना चाहते हैं, राजनीतिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं या फिर आप RPSC की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सभी जो महत्वपूर्ण वीडियोस हैं यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास का जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम पढ़ना शुरू करते हैं राजस्थान की सभ्यताएं। पहला प्रश्न है हमारा राजस्थान की सभ्यताओं से कालीबंगा सभ्यता का। कालीबंगा सभ्यता स्थित है तो कालीबंगा सभ्यता जो है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। देखिए इसके अंतर्गत जितनी भी हम सभ्यताएं पढ़ने वाले हैं और जो भी 1 या 2 वीडियो या 3 वीडियो जो बनती हैं उससे बाहर आपका राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं जाने वाला। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और व्याख्या इसकी हम करते चलेंगे। देखिए कालीबंगा जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? तो घग्गर नदी या सरस्वती नदी जिसे कहा जाता है, यहाँ पर ये नदी, यहाँ पर ये जो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता वो विकसित हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किस भाषा शास्त्री विद्वान या पुरातत्ववेता ने दी? तो देखिए लुइस पी टेसीटोरी या इसी को टेसीटोरी भी कहा जाता है, टेसीटोरी। तो ये जो टेसीटोरी जी थे ये लगभग 1900 ईस्वी के अंतर्गत जो है भारत में आए थे और भारत में आने के बाद ये राजस्थान में कहाँ पर आए? तो राजस्थान में ये बीकानेर में आए थे और उस समय बीकानेर के जो महाराजा थे वो थे गंगा सिंह जी। ठीक है। तो राजस्थानी भाषा के 2 प्रकार इन्होंने बताए हैं, एक है पूर्वी राजस्थानी और एक है पश्चिमी राजस्थानी। 2 प्रकार इन्होंने बताए। ये भाषाविद भी थे और साथ ही साथ एक पुरातत्ववेता भी थे। तो इन्होंने ही सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता की जानकारी जो है वो दी है। अगला प्रश्न है हमारा घग्गर नदी जिसको मृत नदी भी कहते हैं या सरस्वती नदी भी इसी का नाम है और नट नदी भी इसी का नाम है। तो इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है दृशद्वती नदी। क्या नाम है घग्गर नदी का अन्य नाम? दृशद्वती नदी। पीलीबंगा सभ्यता स्थित है तो पीलीबंगा सभ्यता जो है वो भी हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा भी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। तो ये प्रश्न जो है RS में पूछा गया था, पीलीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? तो हनुमानगढ़ में है। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता के पहले खोजकर्ता थे। तो देखिए पहले खोजकर्ता जो थे वो थे अमलानंद घोष। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। सन 1952 में इन्होंने सबसे पहले जो है खोज की थी कालीबंगा सभ्यता की। देखिए बताया सबसे पहले किसने था? लुइस पी टेसीटोरी ने। लेकिन अगर उत्खननकर्ता की बात करें तो अमलानंद जी हैं जिन्होंने सबसे पहली बार कालीबंगा का उत्खनन किया था सन 1952 में। अगला प्रश्न है हमारा 1961 से लेकर 1969 तक कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया था? तो 1961 से 1969 तक जो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया है वो ब्रिजवासी लाल, जिसको
वी लाल भी कहा जाता है, आप वी लाल भी कह सकते हैं, और बाल कृष्ण थापर जी जिसको कि कहा जाता है बी के थापर। तो इन दोनों ने क्या किया, विस्तृत रूप से यहाँ पर खोज की थी, या आप कह सकते हैं उत्खनन कार्य किया था। कालीबंगा सभ्यता का कार्बन डेटिंग के अनुसार समय कौन सा है? तो कार्बन डेटिंग या कार्बन सी जो पद्धति है उसके अनुसार कालीबंगा सभ्यता का समय है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, देखिए कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। और यहाँ पर काले रंग की चूड़ियों के बहुत सारे ढेर भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर? कालीबंगा में। अगला प्रश्न है, कालीबंगा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये एक सिंधी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता कौन से युग की है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, कांसे का प्रयोग किया जाता था, कांसे का यूज़ किया जाता था, क्योंकि आपको पता है ये सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई सभ्यता है, उसी का एक स्थल माना जाता है। तो वहाँ पर भी कांसे का प्रयोग किया जाता था, और कालीबंगा में भी किसका प्रयोग किया जाता था? कांसे का प्रयोग किया जाता था। स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो देखिए स्वतंत्र भारत का जो पहला पुरातात्विक स्थल जो खोजा गया था वो था कालीबंगा, और इसका उत्खनन कार्य जो है स्वतंत्रता के बाद किया गया था। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई। तो कालीबंगा जो संग्रहालय की स्थापना की गई है वो हनुमानगढ़ में की गई है। देखिए 1985 में तो इसकी नींव रखी गई थी, 1986 में जो है इसका उद्घाटन किया गया था, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि राज्य सरकार के द्वारा स्थापना की गई है कालीबंगा संग्रहालय की। ठीक है, तो जो म्यूजियम बनाया गया है वो राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है। अगला है, कालीबंगा में मकान बने हैं तो ग्रिड पद्धति से बने हैं, या आप इसको ऑक्सफोर्ड पद्धति, पहली बार आपने नाम सुना होगा शायद, तो ऑक्सफोर्ड पद्धति, ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति, ठीक है, या चेम्सफोर्ड पद्धति इसी को कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता था, एक जो सड़कें होती थी वो समानांतर एक दूसरे को काटती थी, तो इस प्रकार से समकोण पर काटने की वजह से ये जाल नुमा बन जाता था। तो मकान जो होते थे, जैसे यहाँ एक मकान है, यहाँ पर एक मकान है, तो इस प्रकार से मकान जो है वो ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति या चेम्सफोर्ड पद्धति के आधार पर बने हुए थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर यहाँ पर काटती थी। कालीबंगा में मकान मिले हैं, तो देखिए कालीबंगा में जो मकान मिले हैं वो कच्ची ईंटों के बने हुए मिले हैं। किससे बने हुए मिले हैं? तो कच्ची ईंटों के मकान जो हैं वो प्राप्त होते हैं। देखिए आरंभिक रूप से जो मकान बने हुए थे वो कैसे बने हुए थे? वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे, और बाद में पक्की ईंटों से भी मकान जो है बने हैं, मतलब पक्की ईंटें भी यहाँ पर मिली हैं। और जो ईंटों का साइज था वो था 30 गुणा 15 गुणा 7.5, ये ईंटों का साइज था। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है मिलान वाले प्रश्नों में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता के मकानों की विशेषताएं क्या थी? तो एक तो पहली बात की सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण में काटती थी, कच्ची ईंटों के मकान बने होते थे, भवन या जो मकान होता था उसके दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, सामने की ओर जो मकान होता था जो सड़क पर होता था तो यहाँ पर खिड़की नहीं होती थी बल्कि पीछे गली में खुलती थी खिड़की। ठीक है, अगला है, विश्व की एकमात्र सभ्यता जिसमें नालियाँ लकड़ी की प्राप्त हुई हैं, यानी कि काष्ठ की प्राप्त हुई हैं लकड़ियाँ, नालियाँ, तो वो कालीबंगा सभ्यता है जहाँ पर जो नालियाँ मिली हैं वो लकड़ी की मिली हैं। देखिए जैसे ये मकान बने हुए हैं तो मकान जहाँ तक बने हुए हैं वहाँ तक तो लकड़ी की नालियाँ थी, और आगे जाकर ये नालियाँ जो है पक्की जो नालियाँ हैं उनका रूप धारण कर लेती थी। अगला प्रश्न है हमारा,
कौन सी सभ्यता दीनहीन सभ्यता कहलाती थी? तो दीनहीन सभ्यता जो है, क्योंकि देखिए कच्ची जो है ईंटों का मकान बन रहा है, तो इसीलिए ये जो सभ्यता है वो दीनहीन सभ्यता कहलाती थी। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पर मिलते हैं? तो देखिए जुते हुए खेत के प्रमाण जो हैं वो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। एक साथ दो फसलें बोने के प्रमाण कहाँ पर प्राप्त होते हैं? तो एक साथ दो फसलें बोई जाती थी कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, कौन कौन सी फसलें थी जो एक साथ बोई जाती थी? एक तो जौ थी और एक दूसरी जो थी वो थी गेहूं। गेहूं और जौ को एक साथ बोने के प्रमाण यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अग्निवेदिका या फिर आप कह सकते हैं यज्ञ कुंड, तो यज्ञ कुंड या अग्निवेदिका की जो प्राप्ति हुई है वो कालीबंगा सभ्यता से हुई है। देखिए यज्ञ करने वाले यहाँ पर लोग रहते थे, इसका मतलब है कि यहाँ पर बलि प्रथा जो है वो भी मौजूद होगी, यानी कि बलि जो है वो दी जाती होगी। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं? तो देखिए भूकंप के साक्ष्य जो विश्व में सबसे पुराने हैं वो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। ये पता कैसे चलता है कि भूकंप के साक्ष्य मिले हैं? तो देखिए जो मकान बने हुए थे उन मकानों की जो दीवारें थी इसमें क्या है, दरारें पड़ी हुई मिली हैं। ये जितने भी मकान यहाँ पर मिले हैं इनमें दरारें मिलती हैं। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता का जो पतन है या तो हुआ होगा किसी भूकंप से, और या फिर यहाँ पर कोई जलवायु जो परिवर्तन है वो हुआ होगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता के लोगों का प्रिय जानवर कौन सा था? तो देखिए जो डेड बॉडीज मिली हैं या आप कह लीजिए समाधि मिली है, या आप उसको कह सकते हैं कि अंतिम संस्कार की जो स्थिति मिली है उसमें कुत्ता जो है वो साथ में दफनाया हुआ मिला है, यानी कि इनका प्रिय जानवर रहा होगा। इसके साथ ही देखिए ये ऊंट से, बकरी से, भैंस, गायें, भेड़ से, घोड़े से भी परिचित थे, ऐसा पता चलता है। कालीबंगा सभ्यता थी तो ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। देखिए यहाँ पर मूर्ति है या फिर कोई देवी देवता जो हैं उनकी मूर्ति यहाँ पर प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, और विश्व में आप कह लें सबसे प्राचीन नगरों के जो प्रमाण हैं वो भी कहाँ से मिले हैं? तो सबसे पुराने जो नगर हैं उनके प्रमाण विश्व में मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता से। अगला प्रश्न है, कालीबंगा में कितने प्रकार से अंतिम संस्कार या आप इसको कह सकते हैं समाधि कितने प्रकार से होती थी? तो देखिए 3 प्रकार से समाधि होती थी। एक तो क्या होता था, जैसे अंडाकार खड्डा खोद लिया जाता था और उत्तर दिशा की तरफ तो जो है रखा जाता था सिर, और जो आपके दक्षिण दिशा है उसकी तरफ क्या किया जाता था, उत्तर दिशा की तरफ सिर रख लिया जाता था, दक्षिण दिशा की तरफ क्या किया जाता था, पैर रख के फिर उसको दफना दिया जाता था, मिट्टी डाल दी जाती थी। तो ये तो एक थी पहले प्रकार का अंतिम संस्कार। दूसरे प्रकार का देखें तो अंडाकार उसी प्रकार से खड्डा खोद लिया जाता था और उसमें व्यक्ति को समेट करके और दफना दिया जाता था, यानी कि मोड़ के, जैसे हड्डियां वगैरह तोड़ दी, व्यक्ति को मोड़ दिया और फिर उसको क्या किया, मिट्टी से ढक दिया। तो ये दूसरे प्रकार की जो समाधि या फिर अंतिम संस्कार है वो किया जाता था। तीसरे प्रकार का अगर देखें तो उसमें भी क्या होता था कि खड्डा इसी प्रकार से खोदा जाता था, जो समाधि होती थी उसके साथ क्या किया जाता था, एक तो आभूषण रख दिए जाते थे और साथ ही कोई खाद्य सामग्री रख दी जाती थी, या फिर कोई प्रिय जानवर जो है जैसे कि कुत्ता वो साथ में रख दिया जाता था। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से अंतिम संस्कार जो है वो किया जाता था। अगला प्रश्न है, स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? स्वास्तिक चिन्ह कौन सा होता है? यही होता है। तो स्वास्तिक चिन्ह जो है इसके प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं और माना जाता है कि ये अपने घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए इसका प्रयोग जो है वो करते थे। पूजा के लिए भी कर सकते हैं पर वास्तु दोष के लिए ये करते होंगे। कालीबंगा सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी, क्योंकि देखिए माना जाता है कि अगर हमारा घर है और हमारा घर जो है उसमें वास्तु दोष है
तो जितने भी कमरे की दीवारें होती हैं उसमें अगर आप स्वास्तिक चिन्ह जो हैं बड़े बड़े साइज में चारों दीवारों में, कमरे की चारों दीवारों में, हर कमरे में अगर स्वास्तिक बना दिया जाता है तो वास्तु दोष जो है वो उस मकान का, उस घर का खत्म माना जाता है। तो इसलिए ये मान सकते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह इसलिए बनाया जाता था ताकि वास्तु दोष जो है वो दूर हो सके। अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो इसी कालीबंगा सभ्यता से शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण मिलते हैं। कैसे कि एक जो है खोपड़ी मिली है या फिर एक कपाल कह सकते हैं वो मिला है, जिसके अंदर जो है आप मान सकते हैं कि 6 जो हैं छेद मिले हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर जो है शल्य चिकित्सा जो है व्यक्ति की जाती होगी। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता में परिवार कैसे थे? तो मातृसत्तात्मक परिवार जो है वो थे यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक सिक्का मिला है। एक सिक्के में क्या है, एक तरफ तो एक देवी का चित्र बना हुआ है और दूसरी तरफ एक चीते का जो है चित्र बना हुआ है या चिन्ह बना हुआ है। एक तरफ देवी का है यानी कि औरत का है और दूसरी तरफ चीते का है। तो इसलिए कह सकते हैं कि मातृसत्तात्मक जो है परिवार व्यवस्था रही होगी। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी जो है किसको कहा जाता है? कालीबंगा को कहा जाता है। ठीक है, पुरोहितों का भी इस सभ्यता जो है इसमें प्रमुख स्थान रहा था। पुरोहित जो हैं उनका इस सभ्यता में प्रमुख स्थान था और सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। सामूहिक तंदूर का प्रयोग किस सभ्यता में मिलता है? तो इसी कालीबंगा सभ्यता से जो है तंदूर का प्रयोग जो है मिलता है। आज भी अगर आप राजस्थान में देखें, खास तौर पे हनुमानगढ़ गंगानगर में, तो तंदूर का जो है प्रयोग किया जाता है। देखिए ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि देखिए मध्य एशिया और साथ ही जो ईरान है, देखिए ये जो तंदूर वाला मिला है ये मध्य एशिया जो है उनसे व्यापारिक जो संबंध है वो रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है तंदूर का प्रयोग जो है किया जाता था ईरान में और मध्य एशिया में। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मध्य एशिया के साथ कालीबंगा के व्यापारिक संबंध रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर भी तंदूर का प्रयोग किया जाता था और आज भी कई ग्रामीण इलाकों में मध्य एशिया में किया जाता है तंदूर का प्रयोग। कालीबंगा में भवनों के फर्श मिले हैं, तो भवनों के जो फर्श हैं वो सजावटी और अलंकृत मिले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो भवनों के फर्श जो मिले हैं वो सजावटी या अलंकृत मिले हैं। आंगन भी कह सकते हैं आप, आंगन जो है वो कैसे मिले हैं? सजावटी और अलंकृत मिले हैं। आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी, तो आहड़ सभ्यता जो है आहड़ नामक स्थान पर उदयपुर में विकसित हुई थी। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? इसको आयड नदी भी कह देते हैं, आगे जाकर इसका नाम बेड़च पड़ जाता है, तो बेड़च नदी भी इसी को कह सकते हैं। और जो आपके बनास संस्कृति है, धीरज लाल सांकलिया जी जिन्होंने यहाँ का उत्खनन किया है आहड़ का, वो इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो बनास नदी के किनारे भी ये विकसित हुई है। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता, आयड नदी, बेड़च नदी, तीनों में से कोई नाम आ जाए तो वो सही होगा। तो आयड नदी या बेड़च नदी या बनास नदी के किनारे पर विकसित हुई आहड़ सभ्यता। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता में किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो देखिए आहड़ सभ्यता ऐसी सभ्यता है जहाँ पर ताम्रकालीन सभ्यता और लोहकालीन सभ्यता के प्रमाण मिले। अभी हमने बात की थी कालीबंगा की, तो कालीबंगा में कौन सा जो है युग मिलता है? कांस्य युगीन जो सभ्यता है वो कही जाती है कालीबंगा की। अगर हम गणेश्वर सभ्यता की आगे बात करेंगे तो गणेश्वर सभ्यता कैसी थी? वो थी ताम्रकालीन सभ्यता, लेकिन जो आहड़ थी वो ताम्रकालीन भी थी और साथ ही साथ वो लोह युगीन भी थी। अच्छा, चित्तौड़गढ़ जो है वो कहाँ पर बसा हुआ है? वो बसा हुआ है इसी बेड़च नदी के किनारे। ठीक है, और बेड़च नदी किसकी सहायक नदी है? तो बनास नदी की सहायक नदी है, ये भी ध्यान रखिएगा। आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? तो आहड़ सभ्यता का जो प्राचीन नाम है वो है ताम्रवती नगरी। अब ताम्रवती नगरी जो है इसका कहने का तात्पर्य ये है कि तांबे से संबंधित उद्योग यहाँ पर मिले हैं, तांबे की खादानें मिली हैं, फरसे मिले हैं, कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, जो बाणागर मिले हैं वो सब किसके मिले हैं? तांबे के मिले हैं। इसीलिए आहड़ का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? क्या पड़ गया था?
ताम्रवती नगरी पड़ गया था। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 3 स्तरों में खुदाई हुई है। पहले स्तर में जो खुदाई मिली है उसमें तांबे की वस्तुएं मिली हैं। दूसरे और एक और स्तर में जब खुदाई हुई है तो वहाँ पर लोहे के उपकरण मिले हैं, इसीलिए ये ताम्रयुगीन सभ्यता भी थी और लोहयुगीन सभ्यता भी थी। बनास संस्कृति या आहड़ संस्कृति किसका नाम है? आहड़ सभ्यता का नाम है, क्योंकि बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये कहना है हमारे पुरातत्ववेत्ता धीरज लाल सांकलिया जी का, जिन्होंने यहाँ पर टीले की खुदाई की है और इसी को इन्होंने मृतकों का टीला की संज्ञा भी दी है। मृतकों के टीले की सभ्यता, ये भी नाम दिया है धीरज लाल सांकलिया जी ने। आघाटपुर या आघाट दुर्ग नाम है किसका? तो आहड़ सभ्यता का नाम है, क्योंकि यहाँ पर एक दुर्ग मिला है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आघाट दुर्ग। देखिए आहड़ सभ्यता जो थी वो 8 बार तो बसी थी और 8 बार ही उजड़ी थी। धीरज लाल सांकलिया किस सभ्यता से संबंधित है? आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं। 1961-62 में जो है इन्होंने यहाँ पर जो है उत्खनन कार्य जो है वो किया है। आहड़ सभ्यता थी तो आहड़ जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। आहड़ कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि जो इनका सामाजिक परिवेश था वो कैसा था? ग्रामीण था, इसलिए ये ग्रामीण सभ्यता थी। आहड़ सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन कार्य किसने किया है? देखिए सर्वप्रथम उत्खनन कार्य जो किया है पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरज लाल सांकलिया, और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 1953 में जो है अक्षय कीर्ति व्यास ने सबसे पहले उत्खनन किया है और जो धीरज लाल सांकलिया जी ने किया है वो 61-62 में किया है। तो सबसे पहले कौन है? पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, इन्होंने सबसे पहले यहाँ का उत्खनन कार्य किया है। रतन चंद्र अग्रवाल, VN मिश्रा, धीरज लाल सांकलिया, विजय कुमार और PC चक्रवर्ती का संबंध किससे है? तो इसका इन सबका संबंध आहड़ सभ्यता से है। रतन चंद्र अग्रवाल या जिसको आप RC अग्रवाल भी कह देते हैं, साथ ही साथ VN मिश्रा, धीरज लाल सांकलिया, विजय कुमार, PC चक्रवर्ती का संबंध आहड़ सभ्यता से है, क्योंकि इन्होंने यहाँ का उत्खनन कार्य समय समय पर किया है। मेवाड़ की प्राचीन राजधानी किसको कहा जाता था? तो इसी आहड़ को कहा जाता था। धूलकोट जो कि स्थानीय टीला है, देखिए RS में पूछा गया प्रश्न है। धूलकोट स्थानीय टीला का सबसे पहले व्यापक उत्खनन कार्य 1956 में किसने किया था? RC अग्रवाल ने किया है। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा टीला मिला था धूलकोट, जिसका कि विस्तृत उत्खनन कार्य किसने किया था? RC अग्रवाल ने किया था, और इन्होंने ही बताया था कि 8 बार ये सभ्यता उजड़ी थी और 8 बार ये बसी थी। तो धूलकोट का सबसे पहले व्यापक उत्खनन कार्य 1956 में RC अग्रवाल ने किया है। तो ये सभी नाम याद रखिएगा। आहड़ का सबसे पहले उत्खनन कार्य कब हुआ है? तो 1953 में हुआ है। किसने किया है? तो पंडित अक्षय कीर्ति व्यास जी ने किया है। राजस्थान सरकार द्वारा आहड़ में नियुक्त उत्खननकर्ता कौन थे? तो देखिए राजस्थान सरकार के द्वारा ये प्रश्न भी पूछा गया है RPSC की परीक्षा में। तो राजस्थान सरकार के द्वारा आहड़ में नियुक्त उत्खननकर्ता थे एक तो विजय कुमार जी और एक PC चक्रवर्ती। देखिए अंत तक बने रहिएगा, और ये जो प्रश्न हैं 91 प्रश्न, इनसे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं जाएगा। इन सभ्यताओं में से जो पार्ट 2 होगा उसमें जो प्रश्न होंगे उनमें से आपका बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें, नहीं समझ आता तो 1-2 बार और देखें, तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर। आहड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ है तो देखिए 3 स्तरों पर हुआ है। देखिए पहले स्तर पर जब उत्खनन कार्य हुआ तो उस समय आहड़ में स्फटिक जो पत्थर हैं वो बहुत ज़्यादा मिले। उनके जो औजार हैं, उपकरण हैं, पहले स्तर में मिले। दूसरे स्तर की बात करें तो वहाँ पर तांबे के, कांसे के, ठीक है, और लोहे के उपकरण मिले। पहले स्तर में स्फटिक पत्थरों के औजार और उपकरण मिले, दूसरे स्तर में तांबे, कांसे, लोहे के उपकरण मिले, और जो तीसरा स्तर था उस तीसरे स्तर में
मृद भांड मिले। क्या मिले? मृद भांड मिले। तो पहले स्तर में स्फटिक पत्थरों के औजार उपकरण, दूसरे में तांबे कांसे लोहे के उपकरण और तीसरे में मृद भांड यानी कि मिट्टी के जो बर्तन वगैरह हैं वो मिले। आहड़ सभ्यता की विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए मकान जो हैं वो आयताकार मिले हैं, मकान कच्ची ईंटों के बने हैं, सामूहिक भोजन व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सामूहिक भोजन की व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। कई अगला प्रश्न देखेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए बहुत से चूल्हे मिले हैं जिससे पता लगता है एक ही घर में एक ही किचन में बहुत से चूल्हे मिलने की वजह से पता लगता है कि यहाँ पर सामूहिक भोजन की व्यवस्था रही होगी। अगला प्रश्न है एक घर में 6 चूल्हे, ये प्रश्न भी आया हुआ है। एक मकान में एक से अधिक चूल्हे, एक चूल्हे पर मानव की हथेली की निशान। मैंने तीनों को एक में ही प्रश्न में डाल दिया, तो 3 प्रश्न थे ये, तीनों को एक में ही डाल दिया है। एक घर में 6 चूल्हे के जो है आपको साक्ष्य, और एक मकान में एक से अधिक चूल्हे के साक्ष्य, और एक चूल्हे पर मानव की हथेली के निशान जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? आहड़ सभ्यता से मिले हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है अनाज को सुरक्षित और संग्रहित रखने के लिए आहड़वासी किसका प्रयोग करते थे? तो देखिए मिट्टी के बने होते थे गोरे, या जिनको कोठे भी कहा जाता था। तो इसमें ये क्या करते थे? अपने अनाज को सुरक्षित करके रखते थे। बड़े बड़े पात्र होते थे। आहड़वासियों का उद्योग था, तो आहड़वासियों का जो उद्योग था वो ताम्र उद्योग था, क्योंकि ताम्रवती नगरी भी इसको कहा जाता है। तांबे के अस्त्र मिले हैं, शस्त्र मिले हैं, कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, जिसकी वजह से पता लगता है कि इनका उद्योग जो है वो तांबे गलाने का था या फिर तांबे का था। तांबा गलाने की भट्टियाँ कहाँ से मिली? आहड़ सभ्यता से। देखिए गणेश्वर सभ्यता जो है वहाँ पे वो सारे उपकरण मिले हैं जो आहड़ सभ्यता में भी मिले हैं, लेकिन तांबे गलाने की भट्टी गणेश्वर में नहीं मिली है। कहाँ से मिली है? वो आहड़ सभ्यता से मिली है। अगला प्रश्न, बिना हत्थे का जल पात्र कहाँ से मिला है? तो देखिए इस प्रकार का बर्तन मिला है जिसमें हत्था नहीं है। ठीक है, तो आहड़ से पता चलता है ये बिना हत्थे का जलपात्र मिला है आहड़ से। देखिए ईरान और बलूचिस्तान में भी इस प्रकार के उपकरण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इनका संबंध जो है यानी कि व्यापारिक संबंध जो है आहड़ का ईरान और बलूचिस्तान से रहा होगा। देखिए इसके अलावा यहाँ पर तांबे से निर्मित 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें भी मिली हैं। 6 तो यूनानी मुद्राएं मिली हैं और 3 जो है मोहरें मिली हैं। कहाँ से मिली हैं तांबे की? तो आहड़ से मिली हैं। और ये कहाँ पर खुदाई से मिली है? धूलकोट के टीले की खुदाई से मिली हैं। बनासियल बुल जो कि टेराकोटा से निर्मित है, किस सभ्यता से मिला है? तो ये बनासियल बुल जो है वो आहड़ सभ्यता से मिला है, यानी कि एक बैल है जिसकी आकृति जो है वो कैसी है? बनासियल बुल की तरह है, तो उसका नाम क्या कर दिया है? टेराकोटा से निर्मित है, जिसको आहड़ सभ्यता से मिला है, जिससे कि बनासियल बुल की संज्ञा दी गई है। अच्छा एक बात और, ये शव को क्या है? कपड़ों और आभूषणों के साथ गाड़ते थे और सिर उत्तर की तरफ रखते थे, पैर दक्षिण की तरफ रखते थे, और शव जो होता था कपड़ों सहित आभूषणों सहित गाड़ते थे मिट्टी के अंदर। आहड़वासी कौन सी 2 खाद्यान्न फसलें उगाते थे? तो एक तो वो ज्वार खाते थे, उगाते थे, एक चावल। ये कहना है गोपीनाथ जी शर्मा ने अपनी किताब में लिखा है। गोपीनाथ शर्मा ने अपनी किताब में लिखा है कि ये ज्वार और चावल जो है इनकी मुख्य खाद्यान्न फसलें थी। रंगाई छपाई से भी ये परिचित थे। पानी सुखाने की वैज्ञानिक पद्धति जिससे आहड़वासी परिचित थे, चक्रकूप पद्धति। देखिए जैसे घर में पानी घुस गया है तो यहाँ पर क्या करते थे? एक मटके के ऊपर दूसरा मटका रखते जाते थे और इस प्रकार से उसमें सूखी मिट्टी भर देते थे, रेत भर देते थे, और ये पानी सारा सूख जाता था या बाहर निकल जाता था। तो ये एक वैज्ञानिक पद्धति थी जिसको कौन लोग जानते थे? आहड़वासी जानते थे और उसका प्रयोग भी करते थे, चक्रकूप पद्धति। गणेश्वर, अब हम बात करेंगे गणेश्वर सभ्यता की। गणेश्वर कहाँ पर स्थित है? तो नीम का थाना क्षेत्र में स्थित है, सीकर में।
गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई थी? कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। आपको पता है कांतली नदी के बारे में कि ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है राजस्थान की, और इसका अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी भी कहलाता है। ताम्र संचयी सभ्यता किस सभ्यता का उपनाम है? तो ताम्र संचयी सभ्यता जो है वो गणेश्वर सभ्यता का क्या है? उपनाम है, क्योंकि यहाँ पर तांबे का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तांबे की अगर सभ्यताओं की बात करें राजस्थान में तो गणेश्वर सभ्यता है, आहट सभ्यता का नंबर बाद का है। सबसे पुरानी, सबकी जननी जो है वो गणेश्वर सभ्यता है। भारत की सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी कहलाता है, तो यही गणेश्वर सभ्यता पूरे भारत की सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी भी कहलाता है। गणेश्वर सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन जो है वो किस पुरातत्वविद ने किया है? आर.सी. अग्रवाल ने किया है, जिन्होंने आहड़ की भी खुदाई की है, धूलकोट की। उन्होंने ही 1977 में जो है गणेश्वर की खुदाई भी की है। ठीक है, आहड़ में भी उत्खनन किया है। गणेश्वर, अगर आपसे पूछा जाए गणेश्वर सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है, तो इसी आर.सी. अग्रवाल या रतन चंद्र अग्रवाल को जाता है। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार गणेश्वर सभ्यता का कालक्रम क्या है? 2800 ईसा पूर्व माना गया है गणेश्वर सभ्यता का कालक्रम। गणेश्वर सभ्यता में मिले उपकरण कौन कौन से हैं? तो बाणाग्र मिले हैं, फरसे मिले हैं, एक मछली पकड़ने का कांटा मिला है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 99% यहाँ पर जो जितने भी उपकरण मिले हैं उसमें 99% जो है वो तांबे का प्रयोग किया गया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये लोग जो हैं किसी प्रकार का धातु मिलाना जो है वो दूसरी धातु या मिश्र धातु का प्रयोग नहीं जानते थे। चूड़ियाँ मिली हैं, कुल्हाड़े मिले हैं, तीर मिले हैं, भाले मिले हैं। तो यहाँ के लोग जो हैं इसका मतलब मांसाहारी थे, क्योंकि मछली पकड़ते थे, इसका मतलब ये लोग शाकाहारी तो थे ही और मांसाहारी भी थे। और ये सारे उपकरण जो हैं वो तांबे के बने हुए मिले हैं। 99% तांबा इनमें पाया गया है। गणेश्वर सभ्यता के मकान बने हैं तो पत्थरों से बने हैं, ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया। आहड़ में, कालीबंगा में कच्ची ईंटें जो हैं उनसे मकान बने हुए मिले हैं, लेकिन गणेश्वर में पत्थरों से बने हुए मकान मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता के मृद भांडों को क्या कहा गया है? इनके मृद भांडों को कर्पण वर्णी मृद भांड कहा गया है। यहाँ पर प्याले भी मिले हैं, तश्तरियाँ भी मिली हैं, तो कर्पण वर्णी मृद भांड जो है यहाँ पर मिले हैं। भारत में एक साथ सर्वाधिक ताम्र उपकरण किस स्थान पर मिले हैं? एक साथ भाले मिलना, बाणाग्र मिलना, तीर फरसा मिलना, मछली पकड़ने का कांटा मिलना, प्याले, तश्तरियाँ, मर्द भांड, कुल्हाड़ियाँ, इतने सारे तांबे के उपकरण एक साथ जिस जगह पर मिले हैं वो है गणेश्वर। नगरी सभ्यता विकसित हुई, तो अब बात करते हैं नगरी सभ्यता की। तो ये बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी। बेड़च और गंभीरी नदी जो नदियां हैं, उन दोनों बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर कौन स्थित है? चित्तौड़ का किला स्थित है। ठीक है, और नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़ में स्थित है। नगरी कहाँ है? चित्तौड़ में स्थित है। पाणिनि के द्वारा उल्लेखित सभ्यता स्थल कौन सा है? पाणिनि ने अपने ग्रंथ में नगरी का उल्लेख किया है। नगरी सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन कार्य किसने किया है? 1904 में डॉक्टर D.R. भंडारकर ने किया है। नगरी का प्राचीन नाम क्या था? तो मध्यमिका था। देखिए, ये शिवी जनपद की राजधानी थी। यहाँ पर जो सिक्के मिले हैं उसके एक तरफ लिखा हुआ है शिवी जनपदस्य और एक तरफ लिखा हुआ है मध्यमिकाए, और एक तरफ जो है लिखा हुआ है मध्यमिकाए शिवी जनपदस्य लेख। ये लेख लिखा हुआ है, तो जिससे पता चलता है कि शिवी जनपद जो है, शिवी जनपद, उसकी राजधानी जो है वो रहा होगा मध्यमिका। अगला प्रश्न है नगरी सभ्यता की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, एक तो यहाँ पर 2 शिलालेख मिले हैं और एक प्राचीन मंदिर मिला है। 2 शिलालेख कौन कौन से मिले हैं? गोशुंडी का शिलालेख और हाथीबाड़ा का शिलालेख। ठीक है, हाथीबाड़ा का शिलालेख और गोशुंडी शिलालेख मिला है। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम मंदिर कहाँ से मिला है? राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर जो मिला है वो इसी नगरी से मिला है।
जिसका पहले नाम क्या था, माध्यमिका। ठीक है, और ये जो मंदिर मिला है ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का मिला है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का मंदिर मिला है, जो कि शुंग काल का है। कौन से काल का है, शुंग काल का है। ठीक है, शुंग काल का मंदिर मिला है। घोसुंडी शिलालेख, हाथीबड़ा का शिलालेख कब खोजे गए हैं, 1887 में खोजे गए हैं। एक नाम आता है श्यामल दास जी, कविराज श्यामल दास दधीवाड़िया, इन्होंने ये घोसुंडी शिलालेख और हाथीबड़ा का शिलालेख जो है वो खोजे थे। मेवाड़ के इतिहासकार थे, राजस्थान का इतिहास इन्होंने लिखा है इस कविराज श्यामल दास जी ने। और वीर विनोद, जिससे आप सब लोग परिचित हैं, तो वीर विनोद को भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, और सबसे पहले अगर हम बात करें कि घोसुंडी शिलालेख को पढ़ा किसने है, तो घोसुंडी शिलालेख को पढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो हैं D.R. भंडारकर। ठीक है, D.R. भंडारकर ने सबसे पहले घोसुंडी शिलालेख को पढ़ा है। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है, तो वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम शिलालेख जो है घोसुंडी शिलालेख है। और ये जो मंदिर मिला है इसमें कृष्ण और बलराम की पूजा की जाती थी, ऐसा पता चलता है। आप कह सकते हैं कि ये वैष्णव संप्रदाय का है या भागवत संप्रदाय का है। बागोर सभ्यता की बात करते हैं, किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो कोठारी नदी के किनारे पर विकसित हुई। कहाँ पर है बागोर, तो भीलवाड़ा में है बागोर। बागोर सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन कार्य किसने किया था, तो डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने, और उनके एक सहयोगी थे जिनका नाम था डॉक्टर L.S. लेशनिक। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था। महासतियों का टीला कहाँ पर है, बागोर में है। देखिए एक महासतियाँ और भी है जो कि सिसोदिया वंश, जो कि मेवाड़ का वंश था, उसका शाही शमशान स्थल जो है वो महासतियाँ कहलाता है, जो कि उदयपुर में है। ये महासतियों हैं, तो महासतियों का टीला बागोर में है, और बागोर कहाँ है, भीलवाड़ा में। राजस्थान में कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, बागोर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान में कृषि के और पशुपालन के जो प्रमाण मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो आपके मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण काल के अवशेष जो हैं वो बागोर से प्राप्त हुए हैं। बागोर वासी औजार बनाते थे, तो ये पत्थरों से औजार बनाते थे, इसीलिए जो है इनको कहा जाता है आदिम संस्कृति का, आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है, क्योंकि ये पत्थरों के औजार बनाते थे। रैड सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई है, तो रैड नामक स्थान पर विकसित हुई है। रैड सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई है, रैड नामक स्थान पर। और रैड कहाँ पर है, तो ये टोंक में है। रैड सभ्यता विकसित हुई ढील नदी के किनारे, टोंक में छोटी सी नदी है। रैड सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी जी थे और केदारनाथ पुरी जी थे। मालव गणराज्य के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो रैड सभ्यता से प्राप्त होते हैं। देखिए मालव जो जनपदस्य है, एक सिक्के पर मिला है, जिससे पता लगता है कि मालव गणराज्य जो है यहाँ पर विकसित था पुराने टाइम में। ठीक है, चांदी की आहत मुद्राएं या पंचमार्क सिक्के जो हैं वो प्राप्त कहाँ से हुए हैं, तो ये रैड सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। देखिए ये पंचमार्क सिक्के जो हैं ये बैराट से भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, बैराट से भी मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या में जो मिले हैं वो रैड सभ्यता से मिले हैं। लगभग यहाँ पर जो चांदी के सिक्के मिले हैं वो 3075 सिक्के हैं, जो कि आपके चांदी के पंचमार्क सिक्के हैं, आहत मुद्राएं हैं। और इतनी बड़ी संख्या में और कहीं पर भी नहीं मिले हैं। पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार इसी रैड में मिला है। भारत की अगर बात करें तो भारत में भी सबसे ज़्यादा चांदी के सिक्के जो है इसी टोंक में रैड से मिले हैं। लौह सामग्री प्राप्त हुई है, तो लौह सामग्री जो है वो भी काफ़ी मात्रा में मिली है रैड सभ्यता से। प्राचीन भारत या प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहलाता है, तो रैड सभ्यता या रैड टोंक कहलाता है। भारत
आगे देखिए, एशिया में अब तक सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर मिला है? तो 3075 सिक्के मिले हैं चांदी के, पंचमार्क सिक्के, आहत सिक्के जो कि रेड में मिले हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एक स्थान पर सर्वाधिक चांदी के पंचमार्क सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो इसी रेड टोंक से मिले हैं। बंदर के समान बर्तन मृण मूर्तियाँ जो हैं, जो छोटी छोटी मूर्तियाँ होती हैं मिट्टी की बनी हुई, उन पर मथुरा की छाप प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? रेड टोंक से प्राप्त हुई है। अपोलोडोटस जो कि एक यूनानी शासक था, उसका खंडित सिक्का यहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? रेड से प्राप्त हुआ है, यानी कि इनका यूनानी लोगों से भी क्या था, कोई ना कोई कनेक्शन रहा था। तो इस प्रकार से आज हमने 91 प्रश्न देखे हैं। आगे हम 92 से शुरू करेंगे, रंग महल देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बैराट की सभ्यता भी पढ़नी है और बहुत सी सभ्यताएं हैं राजस्थान की, वो सब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।